नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है और तृतीय पर्व का भाग 1 से लेकर भाग 13 तक का वाचन भी पूर्ण हो चुका है। इन सभी भागों का वाचन आप वीडियो के रूप में मेरे चैनल से प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे तृतीय पर्व का भाग 14। गांव में आकर उनका जीवन बिल्कुल ही बदल गया। इस बदले हुए जीवन की चर्चा उन्होंने अपने बहुत से पत्रों में की है। रूप नारायण के तट पर घर बनाया है, आराम कुर्सी पर पड़ा रहता हूँ। एक और पत्र में उन्होंने लिखा, उसके बाद मैं कलकत्ता नहीं गया। इधर छोटी परिधि में जैसे तैसे की कट जाते हैं, लेकिन एक बार शहर का मुख देख आने पर संभलने में 5-7 दिन लग जाते हैं। इसके अलावा वर्षा, बादल और कीचड़ में रास्ता चलना कठिन है। उतनी शक्ति भी नहीं है, उद्यम भी नहीं है। कुछ दिन पहले अंधेरी रात में सीढ़ियों को एक समझकर उतरने में जो होना चाहिए था वही हुआ। हाँ, बाहर उसके लक्षण नहीं हैं, पर पीठ और कमर का दर्द आज भी पूरी तरह दूर नहीं हुआ है। सभी मुझे लिखने के लिए कहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता क्या लिखूं। सब कुछ अर्थहीन, अनावश्यक लगता है और ग्रंथकारों की तरह अपने मन में अगर एक बार फिर अपने आप को पुराने ज़माने की साहित्य सेवा के बीच खींच ले जा सकता तो शायद कितने ही बिंदों का लल्ला और चरित्रहीन लिखे जा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इस जीवन में वह बात फिर आएगी। निरंतर सोचता हूँ कि लिखकर क्या होगा। लोगों को आनंद मिलता है, भले ही ना मिले। पहले पाने का अधिकार प्राप्त करें, उसके बाद बिंदों का लल्ला और राम की सुमति लिखने वाले बहुतेरे पैदा होंगे। मुझे तो हाथ देखना सीखने की बड़ी इच्छा हो रही है। बिंदों का लल्ला या चरित्रहीन लिखने की स्थिति में वे भले ही ना रहे हों। गांव वालों के जीवन को समझने का यह स्वर्ण अवसर था। बर्मा में रहते समय जैसे वह अपने सर्वहारा पड़ोसियों की सहायता करने के लिए सदा तैयार रहते थे, वैसे ही यहाँ भी आतुर अवसर नहीं चूकते थे। आयु काफ़ी हो गई थी, नाम भी बहुत हो गया था। सभी सुविधाएं थी जो एक समृद्ध व्यक्ति को हो सकती थी। फिर भी मन से वह वही शरत थे जो रंगून प्रवास में थे। आसपास किसी को भी कष्ट होता तो वामन की बेटी के डॉक्टर प्रियनाथ की तरह दौड़ पड़ते। उस दिन मनोज बसु मिलने के लिए आए। देखते क्या है कि बरामदा गांव के अनेक स्त्री पुरुषों से भरा है और उनके बीच में आराम कुर्सी पर बैठे हैं उनके दादा ठाकुर शरद चंद्र। एक एक व्यक्ति से घर गृहस्थी की बातें चल रही हैं। सहसा एक स्त्री से उन्होंने पूछा, छवि की माँ, तेरी बेटी कैसी है? ठीक है दादा ठाकुर, आपकी दवा तो बस धन्वंतरी है। इस पर शरद बाबू से कहा, लेकिन तुमने बच्चे को बड़ी असावधानी से नदी में फेंक दिया था। बहता बहता वह अंत में इस चढ़े में अटक गया। कौवे और गिद्ध मांस नोचने को मंडरा रहे थे। मैं यह सब नहीं देख सका। नदी में उतर बीच धारा में ढाल आया। बूढ़ी माँ ने आंचल से आंखें ढक ली। ये लोग कुलीन नहीं हैं। छवि का 8 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ था। पति थे दादा की उम्र के, जल्दी मर गए। रह गई बेचारी माँ और उसकी स्वस्थ बेटी। किसी युवक को बर्बाद करेगी, इसीलिए उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था। बेचारी दादा ठाकुर की दया के सहारे रहती थी। छवि का एक छोटा बेटा था, वह भी कल मर गया। उसी को बुढ़िया ने असावधानी से नदी में फेंक दिया था। इस कहानियों का कोई अंत नहीं था। उस दिन सुना, एक व्यक्ति को हैजा हो गया है, कोई भी उसके पास नहीं जाता। अकेला फूस के छप्पर के नीचे पड़ा करहा रहा है।
रंगून में न जाने कितने प्लेग के रोगियों को उन्होंने दवा दी थी, कितने ही व्यक्तियों ने उनकी गोद में प्राण छोड़े थे। गृहदाह के सुरेश की तरह मृत्यु का भय उनके मन को कभी नहीं जीत पाया। तुरंत उस व्यक्ति के पास गए, उसे दवा दी। डॉक्टर प्रियनाथ का होम्योपैथी का बॉक्स अभी भी उनके पास था। वह मानो उसी की तरह रोगियों को ढूंढते फिरा करते हैं। इतना ही नहीं, इनके लिए पथ्य का प्रबंध करने का भार भी वह संभाल लेते थे। नाना प्रकार की मछलियाँ, बेदान, सेब, साबूदाना, मिश्री आदि सब कुछ खरीद कर भेज देते थे। यदि उनकी दवा में लाभ न होता तो वह पाणित्रास के स्थानीय डॉक्टर रमेश चंद्र मुखोपाध्याय को बुलाते। वह भी सफल न हो पाते तो नुनटेरहटा हावड़ा से डॉक्टर गोपी कृष्ण चक्रवर्ती आते। उनकी फीस भी वह स्वयं देते थे, पर अपने हाथ से नहीं, मरीज के ही हाथ से दिलवाते थे। वे केवल उनके शरीर का ही ध्यान नहीं रखते थे, बल्कि बालिकाओं की शिक्षा दीक्षा के लिए एक विद्यालय भी उन्होंने खोल दिया था। पदघाट बनवाते रहते थे। बच्चों के प्रति उनके प्रेम की थाह नहीं थी। न जाने क्या खरीद कर उनको देते रहते थे। प्रारंभ में एक गांव वाले उन्हें नहीं चाहते थे, परंतु जैसे जैसे ये उनके सुख दुख में एकाकार होते गए, वे सबके प्रिय हो उठे। मुकदमे में जालिम जमींदार के विरुद्ध उनका पक्ष लेने से वह यहाँ भी पीछे नहीं हटे। सब काम छोड़कर वह अन्याय का प्रतिरोध करने को कटिबद्ध हो जाते थे। इसीलिए वह गांव वालों के आपनजन हो गए थे। मकान ठीक रूपनारायण नद के ऊपर था। ज्वार और बन्या का प्रकोप अक्सर होता रहता था। बंगाल में वर्षा ऋतु का क्या अर्थ है, यह एकाध वर्ष गांव में रहकर ही जाना जा सकता है। उस बार इतना तीव्र ज्वर आया कि बांध भी बह गया। चारों ओर जल ही जल। मिट्टी खोद खोद कर यहाँ वहाँ गड्ढों को पाटने में ही 10-15 दिन निकल गए। एक रात सूचना मिली कि जल बांध तोड़कर खेतों में घुस गया है। फसल को बचाने का प्रश्न था। किसी न किसी तरह बांध बांधना था, लेकिन सभी गांव वाले सहसा इसके लिए राजी नहीं हुए। तब शरद बाबू ने साम दाम दंड भेद से जैसे भी हो सका उनको तैयार किया और वह बांस काटने और मिट्टी खोदने में जुट गए। आसपास मिट्टी कम थी, इसीलिए शमशान की ऊंची भूमि की खुदाई शुरू की। खोदते खोदते सहसा क्या देखा कि गड्ढे में शिशु का शव है। क्षण भर में बचपन आंखों के सामने घूम गया। राजू के साथ मिलकर न जाने कितनी लावारिस लाशों का संस्कार किया था। बड़े प्यार से मृत शिशु को एक सुरक्षित स्थान पर रखा। जब बांध पूरा हो गया तब एक बड़ा सा गहरा गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया। यद्यपि वह शहर से दूर रहने लगे थे, लेकिन मित्रों का आना जाना कम नहीं हुआ। बल्कि ऐसा होता कि सवेरे ही वह लोग आते जाते और फिर दिन भर अड्डा जमाने के बाद ही शाम को लौटते। आने जाने में मित्र, रिश्तेदार, प्रशंसक सभी होते। शिवपुर की तरह कुछ रचनाएं मांगने आते, कुछ आते किसी सभा का सभापति बनने का आग्रह लेकर, कुछ संपादक बन जाने की प्रार्थना करते। उन्हें यह सब तो अच्छा न लगता, पर आना अवश्य अच्छा लगता। स्वयं शहर जाकर निमंत्रित कर आते कि वह लोग आकर उनका बाग देखें, तालाब के माछ देखें। खिलाते पिलाते भी खूब थे। उनकी घर की गाय का मीठा दूध बहुतों को प्रिय था और हर आने
वाले को बड़े छह बड़े बड़े बताशे अवश्य दिए जाते थे। एक बंधु ने कहा, यह बताशे क्यों? उत्तर मिला, यह तो भाई गांव का शिष्टाचार है। पास में बाजार नहीं था, देने को मिठाई हमेशा कैसे मिलती, सो बतासे तैयार रखते थे। कहते, खूब खाएंगे तभी तो लोग यहाँ आएंगे। फिर गल्प पर गल्प सुनाकर सवेरा कर देते। अंदर से तकाजा आता, ओ जी सवेरा हो गया, सोओगे कब? घंटों पर घंटे पंख लगाकर उड़ जाते। काम में हानि होती है, होने दो, बैठना ही होगा। कितनी कहानियाँ कहते अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में। कोई बोल उठता, आपकी कहानियाँ हम मग्न होकर सुनते तो हैं पर विश्वास नहीं करते। सब झूठ झांसा पट्टी आप सब बनाकर बोलते हैं। वे उत्तर देते, जीवन भी तो झांसा पट्टी देकर काट दिया है भाई। तुम सब स्कूल कॉलेजों में कितना खट्टे हो, वह सब समय मैंने झांसा पट्टी देकर और तम्बाकू खाकर ही तो काटा है। उसके बाद सारा जीवन खाली झूठी कथाएं लिख लिख कर इतना प्यार इकट्ठा कर लिया। फिर कहते, मैंने शायद मिथ्या तो कुछ नहीं लिखा। कितने मनुष्यों से मिला हूँ, कितनों को देखा है। लिखते समय वह ही सब मेरे जीवन में उभर उठते हैं। फिर मैं अपने को रोक नहीं सकता। कहते कहते वह उठकर बेचैनी से बरामदे में टहलने लगते। उत्तेजित होते तो माथे पर आए बलों को उंगली में लपेट लेते। सिगरेट पर सिगरेट पीते जाते और बोलते जाते। लोग प्रश्न पर प्रश्न करके उन्हें परेशान कर देते, पर वे मृदु मृदु मुस्कुराते ही रहते। कोई पूछता, आपने किरणमयी को पागल क्यों नहीं किया? कोई जवाब तलब करता, आपने फिर अन्नदा दीदी की खोज खबर क्यों नहीं ली? इंद्रनाथ को कहा, निर्वासित कर दिया। आपके शेष प्रश्न का समाधान क्या है? लेकिन एक दिन एक ऐसे ही आने वाले के साथ एक अघटित घटना घट गई। 10 बजे का समय होगा। बाहर के बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटे लेटे कोई पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी किसी के आने की पदचाप सुनाई दी। किताब हटाकर आने वाले को देखा, फिर वैसे ही पढ़ने में व्यस्त हो गए। आगंतुक और कोई नहीं, चिरपरिचित मामा उपेंद्रनाथ थे। उन्हीं दिनों विचित्रा पत्र के प्रकाशन की योजना सामने आई थी। इसके स्वप्रदर्शता थे उपेंद्रनाथ के समधी योगेंद्रनाथ मुखर्जी। इस योजना को कार्य रूप देने से पूर्व ही वह स्वर्गवासी हो गए। तब उनके पुत्र ने इसे कार्यान्वित करने का बेड़ा उठाया। संपादन के पद पर प्रतिष्ठित हुए उपेंद्रनाथ, जैसा कि स्वाभाविक था, उन्होंने पहले से ही रविंद्रनाथ और शरतचंद्र दोनों को लिखने के लिए आमंत्रित किया, परंतु बार बार पत्र लिखने पर शरतचंद्र